नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड में 300 मोटर पुलों को अपग्रेड करने की तैयारी है और इसके लिए अलग से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन भी किया जाएगा, जिसे बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने कुल 9 प्रस्तावों को हरी झंडी दी। इसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा पुलों को अपग्रेड करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के गठन का प्रस्ताव भी था। ये पूरा प्रोजेक्ट करीब 1600 करोड़ का होगा। कैबिनेट में प्रदेश की जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को मंजूरी मिल गई है। पॉलिसी के तहत जियो थर्मल प्रोजेक्ट 30 साल के लिए आवंटित किया जाएगा। सरकार ने विजिलेंस विभाग में 20 नए पदों को भी मंजूरी दे दी है। विजिलेंस में अब पदों की संख्या 132 से बढ़ाकर 152 हो जाएगी। एक अन्य प्रस्ताव के तहत बच्चों के बालिग होने पर भी अब विधवा और वृद्धावस्था पेंशन नियमित रूप से दी जाती रहेगी। पहले बच्चों के 18 साल की उम्र पूरा करते ही पेंशन बंद हो जाती थी। और रामनगर में जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का बड़ा मामला आया है। यहां पर नया गांव तेलीपुरा की रहने वाली बुजुर्ग महिला ने गांव के ही मुस्लिम युवक पर मारपीट करने, धमकाने और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित महिला ने पुलिस को लिखित में शिकायत भी दी है। महिला का कहना है कि वो अकेली रहती है, लगातार उसे परेशान किया जा रहा है। महिला की शिकायत पर सीओ ने कोतवाली पुलिस जांच और कार्रवाई के उसे आदेश दे दिए हैं। छीनने का इरादा है, या तो मोमदन होएगी, इस घर को खाली करेगी, न जान से मार देंगे, न रहने देंगे इस घर पर। अब आने को कह रहे हैं, जो कुछ हुआ हम तो जो बोलेंगे वो ही बोलेंगे जो यहाँ बोल रहे हैं कि कुछ लड़के हैं जो कि आसपास इनके घर के आसपास रहते हैं और उस क्षेत्र में ये अकेली महिला है और इनके घर में कोई और भी नहीं रहता, जिसकी वजह से वो इसको परेशान करते हैं और आइदर धमकाते हैं और एप्लीकेशन के हिसाब से धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं। मेरे द्वारा थाने को बता दिया गया है और एप्लीकेशन रिसीव करके थाने को भी भेजी गई है। इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। रामनगर में प्रशासन ने 9 अवैध मदरसों को सील किया है। डीएम के मुताबिक मदरसा संचालकों से दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन वो तय समय पर नहीं दिखा पाए। इसके बाद अवैध मदरसों को सील किया गया। दरअसल 1 साल पहले हुए सर्वे में 8 अवैध मदरसे चिन्हित कर बंद किए गए थे। इसके बाद सीएम पोर्टल पर फिर से शिकायत की गई थी। इसके बाद दोबारा सर्वे किया गया। इसमें 9 और अवैध मदरसे मिले, जिन्हें सील किया गया। 1.5 महीने में अब तक कुल 17 मदरसे सील किए जा चुके हैं। रामनगर क्षेत्र में काफी समय से अवैध मदरसों को लेकर सूचना प्राप्त हुई थी। इसके द्वारा हमने लगभग पिछले 1 से 1.5 माह से बीच में हम लोगों ने कई मीटिंग्स भी करी और पूरा प्रचार प्रसार करके मदरसों का औचक इंस्पेक्शन भी किया गया। इस प्रकार अभी तक हमने कुल 17 मदरसे बंद और सील किए गए हैं और हम अभी भी चेक कर रहे हैं कि कोई ऐसा मदरसा तो अवैध रूप से गतिमान नहीं है। अगर जैसे कोई सूचना प्राप्त होगी तो उसको भी सीज किया जाएगा तथा उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। पछवादून में अतिक्रमण पर एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन हुआ है। सिलाकोई क्षेत्र में शमशान घाट की भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया था। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची तहसील प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रखी। तहसील प्रशासन को अतिक्रमण की सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई हुई है। कांवड़ यात्रा को लेकर धामी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कांवड़ रूट पर शराब और मांस की बिक्री पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां कहा है कि कांवड़ यात्रा में देवभूमि उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कांवड़ मार्ग पर शराब और मांस की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा, कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए एटीएस सहित दूसरे सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा और शिव भक्तों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हरिद्वार में मुस्लिम समाज द्वारा कावड़ बनाने को लेकर भी विवाद होना शुरू हो गया है। संतों का कहना है कि अगर कोई गैर हिंदू कावड़ बनाना चाहता है तो वो हरिद्वार की सीमा से बाहर बनाए। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा है कि इस दिशा में सरकार कानून के हिसाब से जो फैसला ले सकती है वो लेना चाहिए। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत का कहना है कि हर विषय में हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं करनी चाहिए। अयोध्या में रामलला के कपड़े मुस्लिम सिलते आए हैं। गौरतलब है कि हरिद्वार में मुस्लिम समाज का बड़ा तबका सदियों से कावड़ बनाने का काम करता आया है, लेकिन इस बार इस विषय पर विवाद हो रहा है। तो उस समय अंग्रेजों ने भी इसकी पवित्रता को रखते हुए नियम बनाया कि हरिद्वार में मुसलमान गैर हिंदू का किसी भी तरह की गतिविधि, उनका प्रॉपर्टी खरीदना या व्यवसाय करना
यहाँ तक कि हर की पौड़ी के 200 मीटर के क्षेत्र में भी आना और रात्रि में विश्राम करना वर्जित है, तो उस पवित्रता को वर्तमान सरकार बनाए रखे। मुसलमान को कांवड़ बनानी है हरिद्वार से बाहर, जिस प्रकार से ज्वालापुर बनाया था, पंथदीप में ना बनाए, हरिद्वार की परिसीमा में ना बनाए, उससे बाहर कहीं भी बनाए, और कोई उनसे कांवड़ लेता है या नहीं लेता ये उसकी मर्जी है। रामलला के खड़ाऊ और वस्त्र बनाने का काम हमारे वहाँ के स्थानीय अयोध्या के दर्जी समाज जो मुस्लिम था धर्म के अनुसार वो करते थे और पूरी श्रद्धा के साथ करते थे, और आज तक वो सब व्यवस्था चली आई है। तो अब ये हर चीज में हिंदू मुसलमान देखना, कल तो कहेंगे कहीं फूल उगे होंगे, उसमें खाद बनाने की फैक्ट्री में कोई मुसलमान भाई काम कर रहा होगा, तो ये वहां बनी हुई खाद है, उस खाद से जो उगे हुए फूल हैं, इन फूलों की माला भी भगवान को नहीं चढ़नी चाहिए। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में बड़ा फैसला लिया गया। हरिद्वार में 14 जुलाई से 23 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। डीएम मयूर दीक्षित ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कांवड़ मेले के दौरान भारी भीड़ और रूट डायवर्जन के चलते स्कूल बंद रहेंगे। चीनू पंडित गैंग के 2 शार्प शूटर को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 3 पिस्टल, 8 कारतूस, 1 तमंचा बरामद हुआ है। एसटीएफ का कहना है कि बदमाश हरिद्वार में बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। इसमें चीनू पंडित के गैंग को मजबूत करने के लिए हथियारों को इकट्ठा कर रहे थे। ऐसे में एसटीएफ में दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ भी की जा रही है। किस तरह से चीनू पंडित के लिए काम कर रहे थे ये लोग। चीनू पंडित पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और इनकी कस्टडी से 3 पिस्टल और 1 सीएमपी और 8 कारतूस पिस्टल के और 4 सीएमपी के ये बरामद हुए हैं। और जो इनसे पूछताछ हुई है, प्रारंभिक पूछताछ, इसमें ये जानकारी मिली है कि जो समर्थ पवार है ये रुड़की जेल में निरुद्ध चीनू पंडित के संपर्क में था और उसी के इंस्ट्रक्शंस पे असले इकट्ठे कर रहा था। और उसके इंस्ट्रक्शंस पे उसको ये बताया गया था कि जो पेरोल से बाहर आएगा तो ये कोई वारदात करने की फिराक में थे। पिथौरागढ़ में दारमा घाटी के तीजम क्षेत्र में बादल फटने से काफी ज्यादा नुकसान हो गया है और इस इलाके में आसमानी आफत के कारण जहां मोटर पुल बह गया है, वहीं पर एक कच्चा पुल भी जमींदोज हो गया है। यही नहीं, करीब 100 मीटर रोड भी टूट गई है। बादल फटने से पूरा इलाका काफी बड़े बड़े बोल्डरों से पट गया है। घटना के बाद प्रशासन की टीम मौके से रवाना हो गई है। रास्ते टूटने से इन इलाकों का संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। प्रशासन का कहना है कि रास्तों को ठीक करने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। मछिया को जोड़ने वाला जो पुल है, जो अस्थायी पुल था, वो बहा है। तो ग्रामीणों को के द्वारा इस संबंध में जो है एक रिक्वेस्ट भी भेजी गई है हमें, तो हम तत्काल वहाँ रेवेन्यू की टीम तो गई हुई है। साथ ही साथ हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि पुल को अतिशीघ्र रिस्टोर किया जाए। हल्द्वानी में बुधवार को जबरदस्त बारिश देखने को मिली है। दोपहर के बाद हुई बारिश के कारण शहर के आसपास के बहने वाले नदी नालों और नहरों में उफान देखने को मिला। इस दौरान रक्सिया, कलसिया, देवखड़ी नालों के साथ शेर नाला और सूर्या नाला भी जबरदस्त उफान पर दिखे। लोग उफनाते नालों को जान जोखिम में डालकर पार करते भी नजर आए। कई जगह पानी के साथ आए मलबे के कारण नहरें भी ओवरफ्लो हो गई हैं, जिसे नगर निगम और प्रशासन की टीमों ने साफ कराया। इसके बाद हालात सामान्य हुए हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी साफ देखने को मिल रहा है। रामनगर में मोहान के पास स्थित पन्याली बरसाती नाले में अचानक पानी आ गया, जिससे वहां पर गाड़ियों की आवाजाही रुक गई। लेकिन एक बाइक सवार ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस नाले में अपनी बाइक डाल दी, जिससे उसकी बाइक पलट गई और पास खड़े लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि बड़ी घटना होने से बच गई। उत्तरकाशी के मोरी के कुलाब गांव में बारिश के बाद ग्रामीणों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। यहां नदी पर बने लकड़ी के पुल को ग्रामीण सिर्फ एक रस्सी के सहारे पार कर रहे हैं।
और लकड़ी के पुल की हालत भी ऐसी है कि कितने दिन चलेगा कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि इस समय नदी में पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। हालांकि यहाँ पर पहले भी कुछ हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसी पुल से आना जाना ग्रामीणों की मजबूरी बन चुका है। पक्का पुल ना होने से जान हथेली पर रखकर ग्रामीण सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर पुल लगना चाहिए, ये है हमारी सरकार की हाल। चमोली के वाड़ गांव में उस वक्त शोक की लहर दौड़ गई जब गढ़वाल स्काउट ज्योतिर्मठ में तैनात गांव के जाबाज सैनिक सुरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर लाया गया। भारतीय सेना के जवानों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। सैनिक सुरेंद्र की मृत्यु पर हर ओर गम का माहौल है, सभी की आंखें नम हैं। रुद्रपुर से खबर करने से पहले अब विजिलेंस को एफआईआर दर्ज करनी होगी, जिसके बाद ही गिरफ्तारी होगी। सरकार ने कोर्ट में बताया अब तक विजिलेंस पहले ट्रैप करती थी, फिर एफआईआर दर्ज करती थी। वहीं सीबीआई शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद ही पकड़ती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य पुलिस की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए कहा, पुलिस की अधिकांश जांचें निम्न स्तर की हैं और ट्रेनिंग की जरूरत है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार में पकड़े गए नैनीताल कोषाधिकारी दिनेश राणा की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें कही। और पौड़ी के कलजी खाल की ग्राम पंचायत डांगी में पंचायत चुनाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस बार ग्राम प्रधान की सीट को ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम डांगी में ओबीसी वर्ग का कोई भी जो प्रमाणित व्यक्ति है नहीं, जिसके कारण प्रधान पद पर एक भी नामांकन दाखिल नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन दिया और कहा कि 2015 से अब तक गांव में ओबीसी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में ग्राम प्रधान पद को ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया जाना पूरी तरीके से अनुचित और नियमों के विरुद्ध है। डीएम ने कहा है कि ग्रामीणों की मांग को शासन के लिए भेज दिया गया है। 25 में जो है पिछड़ी जाति महिला कर दिया, एकमात्र सीट जो है कलजी खाल में डांगी को ही पिछड़ा जाति महिला कर दिया है। और हमारे पास आप सबको पता है शासन प्रशासन को कि जाति प्रमाण पत्र डांगी में नहीं बन रहा 14 से, उसके बाद भी आपने सीट को पिछड़ी जाति कर दी। हमने आपत्ति भी लगाई, जो आपने समय दिया था उसमें भी आपने हमारी सुनानी। आपने रातों रात 300 सीट चेंज कर दी एक ही दिन में, पर हमारी सीट क्यों नहीं की चेंज? तो हमारा तो विकास का पहिया पूरा जाम। इसमें जो ग्रामीण आए थे उनका ये था कि ओबीसी के लिए सीट आरक्षित कर ली गई है उनके गांव की, लेकिन वहां पे कोई ओबीसी का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं था, जिस कारण नामांकन नहीं हो सका है। तो इसका संज्ञान हम लोगों ने ले लिया और इसको आज जो पत्र भी प्राप्त हुआ है इसको हम लोग शासन को भी भेज देंगे आगे मार्गदर्शन। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। भले ही अभी प्रत्याशियों का चुनाव सिंबल नहीं मिला हो, लेकिन ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। खास माहौल बना है उन इलाकों में जो शहर से सटे हैं और चुनावी दंगल में दावेदारों की संख्या ज्यादा है। देखिए रिपोर्ट। ये है देहरादून से सटे डोईवाला का सोडा सरोली इलाका। यहाँ लंबे समय बाद सीट महिला आरक्षित हुई तो 5 महिलाएं प्रधान पद के लिए सामने आ गई। इलाके में घुसते ही महिला दावेदारों के बड़े बड़े पोस्टर बैनर दूर से ही ध्यान खींच रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ने इस इलाके की ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो शहर से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद यहाँ के ग्रामीणों की आज भी सड़क, पानी और स्ट्रीट लाइट की समस्या ही मुख्य रूप से दिखाई दी। मैं तो ये चाहती हूँ जैसे रोड का, बिजली का, जैसे बल्ब सब ऐसी बंद हो के कुछ वो नहीं हो रही हमारे, की ये जैसे पूरे बल्ब बंद पड़े हुए, कोई देखने वाला नहीं कि हाँ लाइट जल रही कि नहीं जल रही, जबकि डेली पुराना प्रधान इधर से आ रहा जा रहा, पर कभी उसने देखभाल नहीं करी कि आगे जल रही कि नहीं जल। हम चाहते हैं कि ऐसी महिला प्रधान बने कि जो चौमुखी विकास करे, है ना? हमारा यही सिद्धांत है, विकास होना चाहिए। इस बार प्रधान पद पर 5 महिलाएं आमने सामने हैं। प्रत्याशियों का कहना है कि प्रधान पति या रिश्तेदार के बल पर नहीं, बल्कि वो खुद के दम पर चुनाव जीतना और जन सेवा करना चाहती हैं। 5 महिलाएं हैं तो टफ तो होगा ही, सभी अपनी अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं। ये है कि सभी के लिए मेरी भी शुभकामनाएं हैं और वो मुझे भी दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गाँव का मामला है, मिलजुल के चलते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन। वैसे एक तरफ जहां कुछ गांव में निर्विरोध प्रधान चुनकर रिवर्स पलायन
की मिसाल भी देखने को मिल रही है, वहीं आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां चुनाव बिल्कुल शहरी कलेवर में देखने को मिल रहा है और चुनाव जीतने के लिए हर पैतरा आजमाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। नैनीताल के भूमिया धार के ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने अवैध दुकानों को हटाने का अभियान छेड़ दिया है, जिससे ग्रामीण नाराज हो गए हैं। इन लोगों की मांग है कि सड़कों से उनकी अवैध दुकानों को हटाने की कार्रवाई को प्रशासन वापस ले। भूमिया धार में इन अवैध दुकानों से एक्सीडेंट का खतरा बना है, तो 3 बार इन अवैध दुकानों को हटाया जा चुका है, लेकिन इन लोगों ने फिर सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से दुकानें लगा दी। अब प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया है। हमें सिर्फ 10 दिन का 12 दिन का आश्वासन दे करके फिर इसे हटा दिया जाता है, तो अब उसमें हम क्या करें आप बताइए। अभी बीच में हम डीएम मैडम के पास गए थे, तो हमें आश्वासन दिया गया कि आपकी जो दुकानें हैं चुनिंदा हिसाब से सर उसी हिसाब से हमने लगाई, लेकिन आए दिन हर 10 दिन के बाद, जैसे रश्मि जी ने बताया है कि हर 10 दिन के बाद हमको यहाँ से हटाया जाता है। 10 दिन हम थोड़ा तसल्ली से करते हैं, 11वें दिन हमें कहते हैं कि यहाँ से हटो कर। इस चक्कर से हम यहाँ का चुनाव का लेकिन अब इतनी मजबूरी हो गई, क्योंकि अब इतने बार हम दुकानों को तोड़ नहीं सकते, फिर जोड़ नहीं सकते, क्योंकि सब गरीब जनता है। कॉर्बेट पार्क में बिना फिटनेस की गाड़ी में मुख्यमंत्री को बैठने के विवाद ने तूल पकड़ लिया है, तो विभाग ने जांच भी बिठा दी। लेकिन ये पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले ऐसी लापरवाही से हुए हादसे में 5 वन कर्मियों की भी मौत हो गई थी। उसकी भी जांच अब तक अधूरी है। देखिए रिपोर्ट। 6 जुलाई को कॉर्बेट सफारी के दौरान मुख्यमंत्री जिस जिप्सी में सवार थे उसका सेफ्टी ऑडिट हुआ ही नहीं था। 2020 के बाद जीप की फिटनेस चेक नहीं कराई गई थी, और बड़ी बात यह है कि इसी जिप्सी में पूर्व राज्यपाल भी सफारी कर चुके हैं। लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले जनवरी 2024 में राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला में ट्रायल पर लाई गई गाड़ी हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें 5 वन कर्मियों की मौत हो गई। इस गाड़ी का न तो रजिस्ट्रेशन था और न ही इंश्योरेंस। उस पर वन विभाग के द्वारा उस पर जांच बैठा दी गई है, और जो भी इसमें कहीं पर कोई कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उस पर आगे कार्रवाई होगी। इस वाहन का उपयोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, उस वाहन में कमियां थी कुछ, और इसकी जांच के आदेश जैसे इसकी जानकारी हमें मिली है मैंने पीसीजे वाइल्ड लाइफ को दिए हैं, और उनकी जांच रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ही सभी पहलू स्पष्ट हो पाएंगे और उसी अनुसार कार्रवाई करेंगे। वन मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक सीएम की सुरक्षा में चूक में किसकी जिम्मेदारी है, इसे फिक्स किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने पिछले साल राजाजी पार्क में हुए हादसे पर कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी मुंबई से चलकर देहरादून कैसे पहुंची, सवाल ये भी है। जिला का विवाद भी जो कह रहे हैं उसका जांच भी निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, काफी लोगों की मौत हुई, लेकिन वो गाड़ी मुंबई से लेकर यहाँ तक कैसे चली आई, ये मैं कहना कुछ केवल किन बातों को बनाने के लिए बात करना ये उचित नहीं है। और कल जब आप जांच के आदेश, मैंने कल भी आपके चैनल को कहा कि इसमें जांच के आदेश दीजिए गए हैं, जिसकी भी जो आदमी फिटनेस के लिए जिम्मेदार था, जिसको फिटनेस के लिए भेजना चाहिए था, कौन है उसको मालूम करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। और बाकी गाड़ी की कल फिर दोबारा फिटनेस देखी गई। जांच के नतीजों का सभी को इंतजार रहेगा। वन विभाग एक ऐसा विभाग है जिसका हमेशा ही किसी न किसी कारण का विवादों से नाता जुड़ी जाता है, फिर चाहे वो अफसरों के बीच शीत युद्ध हो या फिर कोई अन्य कारण। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का दूसरा दल पिथौरागढ़ के बेस कैंप धारचूला रवाना हो गया है। इस दल में 14 महिलाओं के साथ कुल 48 तीर्थ यात्री हैं। ये दल गुरुवार को गुंजी पहुंचेगा। दूसरे दल में पूर्व विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी शामिल हैं। दल के सभी सदस्य यात्रा को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। पिथौरागढ़ पहुंचने पर सभी सदस्यों का जोरदार स्वागत हुआ। बरसात की सीजन को देखते हुए यात्रा रूट को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। नैनीताल जिले में बाबा नीब करौली का धाम बड़ी श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। बड़े बड़े नाम यहां माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। साल भर दर्शन के लिए लगने वाली भीड़ के लिए अब रजिस्ट्रेशन सिस्टम की तैयारी है। साथ ही लंबे इंतजार के बाद बाईपास के लिए भी शासनादेश जारी होने जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। भगवान हनुमान जी का अवतार माने जाने वाले बाबा नीम करौली का धाम अलग पहचान बना चुका है।
क्रिकेटर विराट कोहली हो, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स या फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, बीते कुछ सालों में दुनिया भर की सेलिब्रिटीज के साथ यहां आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ चुकी है। बाबा नीम करौली का आशीर्वाद लेने रोजाना 8,000 से ज्यादा तो महीने में 2 लाख तक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नैनीताल अल्मोड़ा हाईवे के किनारे पड़ने वाले इस धाम से जहां लोकल लोगों को काम मिला है, तो वीकेंड, छुट्टी और टूरिस्ट सीजन में धाम में दर्शन मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यात्रियों और लोकल लोगों को मुसीबत ना हो, रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू करने की कवायद हो रही है। फिर आवश्यकता पड़ी तो उस हिसाब से एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी हम लोग जरूर शुरू करेंगे कि जितने भी यात्री हमारे दर्शन के लिए आ रहे हैं वहाँ पे कैची में और जगह पे, तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लागू करके संख्या बल अपना तय करते हुए, तो वो देखते हुए हम लोग उसको निर्धारित करेंगे। कैची धाम में बढ़ती भीड़ के चलते कई मौकों पर भारी ट्रैफिक जाम तक लग रहा है। इस हाईवे से दूसरे जिलों में जाने वाले लोगों की भी परेशानी बढ़ी है। वहीं नैनीताल और आसपास के लोगों को जाम की वजह से एग्जाम से लेकर इलाज में परेशान होना पड़ता है। तो इस समस्या पर भी सरकार प्लान कर रही थी और अब उसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इसको चलते माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी वहां पे कि एक बाईपास बनाया जाएगा। वो बाईपास का जियो हम लोगों ने फाइनल कर लिया है। निर्वाचन आयोग से परमिशन ले रहे हैं उसको जारी करने के लिए। पैरेलली टेंडर करने की परमिशन दे दी गई थी यहाँ से, तो टेंडर हमारे जो क्षेत्रीय अभियंता हैं उन्होंने कर लिया है और बहुत जल्दी इसमें काम शुरू करेंगे। बाबा नीम करौली के धाम की आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुकी है, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी खुद इस धाम में आकर प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे में धाम में आने वाली भीड़ से यात्रियों और लोकल का टाइम खराब ना हो, इसके लिए जल्दी रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू करने की तैयारी पर काम हो रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब आपको